अध्याय 15 अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि प्रजनन से जीव अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं। जैसे बबूल के पेड़ से बबूल का बीज और उसी से बबूल के पेड़ ही पैदा होते हैं। बकरी से बकरी का बच्चा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा। कभी भी किसी और पेड़ से कोई दूसरा पेड़ नहीं उत्पन्न होता, न ही किसी और जंतु से दूसरे जंतु का बच्चा। तो जो नए पैदा हुए जीव जंतु हैं या पौधे हैं, उनके गुणों में अपने माता पिता से समानता के साथ साथ कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। जीवों में समानता और विभिन्नता, जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य में उनकी समानता जो होती है वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही होती है और विभिन्नता जो होती है वो अलग अलग होती है। पर वो विभिन्नताएं भी अपने दादा या दादी के ही थ्रू उनको मिलते हैं। और ये सारे जो लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन या इन सब में सेम सिमिलैरिटीज़ होती है। चाहे वो विभिन्नता हो चाहे समानता, दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती ही हैं और डिफरेंशिएशन भी होता है। जैसे कि आँखों की पुतली का रंग, अगर आपकी मम्मी की आँखें जो उस रंग की है आपकी वही आएंगी, अगर नहीं है तो वो आपके नानी की, दादा की, दादी की या इनमें से किसी का रहेगा। पैर में छोटी उंगली या बड़ी उंगली जो होती है ये भी एक जेनेटिक का रीज़न ही होता है। कई बार बॉडी पे कुछ निशान होते हैं जिन्हें बर्थ मार्क कहते हैं, वो बर्थ मार्क भी आपको आपके अनुवांशिकी से ही मिलते हैं, वो भी एक हेरिडेटरी सिस्टम के द्वारा ही मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मनुष्य में उनकी समानता और विभिन्नता दिखाती है, जो कि उनके अनुवांशिकी लक्षण की वजह से होती है। दूसरा है पौधों में समानताएं। पौधों में जो समानता होती है इनका अध्ययन जो है ये डार्विन ने शुरू किया था। पौधों में भी मनुष्यों की तरह कई समानता और विभिन्नता होती है। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं होती हैं, जैसे कि पत्तियों का आकार, फूलों की रचना, ये सब एक होने के बाद भी उसमें कई भिन्नताएं होती हैं। तो पौधे में समानता के साथ साथ बहुत सारी विभिन्नता भी होती है, जैसे कि एक ही पेड़ की दो पत्ती एक जैसी हम नहीं ढूंढ पाते। एक पौधे के जो बीज होते हैं वो एज इट इज़ एक साथ एक जैसे नहीं दिखते। तो हज़ारों वर्षों से लोगों ने ऐसी विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग अलग गुणों वाले, किस्मों वाले पौधे विकसित किए। उससे लोगों को ये तो पता चल गया कि एक पीढ़ी के कई गुण दूसरी पीढ़ी में या आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ियों में प्रकट होते हैं, मगर ये सवाल था कि अलग अलग गुण पैदा कैसे हुए जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो इस बात को जानने के लिए, उसकी अनुवांशिकी के बारे में जानने के लिए मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए। तो अनुवांशिकी में मेंडल का जो योगदान था वो ये था कि उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आखिरकार पहुँचे कैसे। तो गुणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अध्याय 1 में कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास के सिद्धांत दिए, मगर वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे पहुँचे इस प्रक्रिया को नहीं बता पाए। तो डार्विन के बाद उनके इस शोध को कई लोगों ने आगे बढ़ाया, जिनमें ग्रेगर जोहान मेंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। अब जो ग्रेगर मेंडल थे वो कौन थे? वो ऑस्ट्रिया में एक पादरी थे। उन्हें बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पे प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए।
लगभग 10,000। इसके बाद भी उन्होंने पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा। नियमित रूप से उनका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पतिविदों मतलब बॉटनिस्ट को समय समय पर साझा करते रहे। जितने भी उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए वो शेयर करते रहे। तो अन्य वैज्ञानिकों ने भी उसी प्रैक्टिकल्स को पढ़ा और आगे उन्होंने उसको विश्लेषण करते गए। तो गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं से बहुत सारी जानकारी मिलती है। मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य। मेंडल कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो कि सामान्य रूप से विषम लक्षणों यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीज, बैगनी और सफ़ेद फूल के आदि के आनुवंशिकी के लिए लागू हो सके। साथ ही वो यह भी प्रयास कर रहे थे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों में कितनी भिन्नता होती है। मतलब जो हेरिडिटरी के द्वारा उनको जितनी भी समानताएं विभिन्नता मिलती है तो ये किस हद तक समानताएं मिलती है और किस हद तक विभिन्नताएं मिलती है। तो उन्होंने पहले तो मधुमक्खियों पे प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन फिर जंतुओं को छोड़कर पौधे पे प्रयोग करने लगे क्योंकि पौधों को संभालना बहुत आसान होता था। अब उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया। क्यों? क्योंकि जो मटर था वो 1 वर्षीय पौधा था, अगले साल वो फिर से नया पौधा हो जाता। जीवन चक्र उसका छोटा था, लाइफ स्पैन जो था वो पौधे का बहुत छोटा था। तो उसके कारण उनको ये चीज़ ईज़िली पड़ती थी कि फर्स्ट जनरेशन में जो चीज़ उनको देखने को मिली वो सेकंड जनरेशन में देखने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था, वो ईज़िली अगले साल ही दिख जाते थे। तो इसमें पर परागण सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण होता है। सामान्यतः मटर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है पर मटर में क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है जिससे हाइब्रिडाइजेशन होता है। मटर में क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जाता है जिसे पर परागण कहते हैं, जिससे संकरण होता है। और मटर में ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके जो कैरेक्टर हैं लक्षण हैं वो बने रहते हैं। पौधा द्विलिंगी होता है मतलब बायसेक्सुअल होता है। अगर इसमें पुमंग को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। और संकरण से प्राप्त जो पौधे होते हैं वो पूर्णतः जनन के योग्य होते हैं। और मटर में काफ़ी स्पष्ट विपरीत लक्षण दिखाई देते थे। जो भी चेंजेस हो जाता था वो एग्जैक्टली और बहुत जल्दी नज़र आता था। जैसे कि अगर मटर के बीज का रंग गोल है तो जो इस विपरीत लक्षण है वो झुर्रीदार बीज होते थे। बीज का रंग जो येलो है वो पॉलिनेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद ग्रीन हो जाता था। रंग जो है वो बैगनी के बाद सफ़ेद, उसके फली का जो आकार था वो रंग, और फूल का जो स्थिति होती थी जो पोजीशन होता था वो भी अलग हो जाता था। पौधे की लंबाई भी कम ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था करके रखी थी। वे किसी भी प्रयोग में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देते थे। मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन होता था वो उसको करते थे, और फिर किसी में सेल्फ पॉलिनेशन किसी में क्रॉस पॉलिनेशन वो ये सब चीज़ें खुद से करते थे। और ये चीज़ करने के लिए उन्होंने एक अलग से ही एक व्यवस्था कर रखी थी। तो पर परागण से बने बीज जो होते थे उनका वो अध्ययन भी अलग से करते थे, और वो अध्ययन को आगे बढ़ाते रहे ताकि उन्हें पता चल सके कि इनमें आनुवंशिकता के थ्रू कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो हर बार जब वो बीज बनते थे तो वो उनको गिनते थे और उनमें से कि कुछ बीज गिनकर बोते थे, और फिर उनसे बनने वाले नए पौधों के बारे में वो सब लिख कर रखते थे। तो मेंडल के प्रयोगों का जो परिणाम हुआ क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन से, तो मटर के कुछ पौधे में बैगनी फूल लगते थे, कुछ में सफ़ेद।
मेंडल ने सबसे पहले मटर की इन किस्मों के बीजों को बोकर पौधे उगाए। इन बीजों में लगे फूलों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। फिर हर बार फूलों के रंग के आधार पर उन्हें छांट देते थे। फिर ऐसा उन्होंने इतनी बार किया कि प्रॉपर बैगनी वाले जो पौधे थे उनमें बैगनी ही फूल खिलने चाहिए थे और सफ़ेद में सफ़ेद ही मिले। इस टाइप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए ताकि बैगनी वाले पौधों में से केवल बैगनी ही फूल निकले और सफ़ेद में से सफ़ेदी। तो इस प्रकार मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण तो करवा लिया और उससे बैगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे तैयार कर लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण दिखाएंगे। अब उन्होंने इन्हीं पौधों को शुद्ध बैगनी और शुद्ध सफ़ेद किस्म माना और उसके बाद उन्होंने उन पौधों में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने बैगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीज बोए और उनमें फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराया। इस तरह जो बीज बने उन्हें बोने पर जो पौधे बने और उसमें से जो बैगनी फूल लगा उनको वो फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया उन्होंने। मतलब बैगनी पौधों से बैगनी जब बने तो वो फर्टिलाइजेशन से वही रंग के ही पौधे बने, बैगनी से बैगनी ही, तो उन्होंने उसको नाम दिया फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के बैगनी फूलों में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो अब अगली पीढ़ी जो थी उसमें बैगनी फूल नहीं लगे। उन्होंने देखा कि उन्होंने टोटल 929 पौधे लगाए थे जिसमें से 705 पौधे में बैगनी फूल लगे और 224 पर सफ़ेद फूल लगे। पहले जनरेशन में उन्होंने क्या किया था, बैगनी के बैगनी ही फूल लगे थे। अब दूसरे जनरेशन में बैगनी और सफ़ेद फूल में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, उनके जो बीज निकले अब उनको उन्होंने बोया तो टोटल 929 पौधे उन्होंने बोए थे जिसमें से 705 में पर्पल बैगनी फूल लगे और 224 में वाइट मतलब सफ़ेद फूल लगे। अब उन्होंने इस अनुपात को देखा तो बैगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच में 3:15:1 था। अब मेंडल ने ये प्रयोग अन्य गुणों को लेकर भी किए तो दूसरी पीढ़ी में सभी के विपरीत गुण का अनुपात लगभग 3:1 था। अब उन्होंने जो ये सारे प्रैक्टिकल्स किए, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, कुल टोटल 7 किए उन्होंने, तो उसमें उनके गुण अलग अलग आए, पहली पीढ़ी में अलग, दूसरी पीढ़ी में अलग, और हर प्रैक्टिकल में उनको अलग अलग ही रिज़ल्ट मिले। जैसे कि उन्होंने पहला प्रैक्टिकल किया 7324 पौधों के साथ, उन्होंने बोए थे गोल और झुर्रीदार बीजों के साथ उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो पहली पीढ़ी के जो बीज थे वो सारे गोल निकले। दूसरी पीढ़ी में 5474 गोल और 1850 झुर्रीदार बीज निकले। अब दूसरा जो उन्होंने प्रयोग किया उसमें 8023 उगाए पीले और हरे बीज। प्रथम पीढ़ी में तो सारे पीले निकले, दूसरी पीढ़ी में वो कुछ इस तरीके के निकले और अनुपात हुआ 3.01:1। ओके, फिर थर्ड में 929 तो बैगनी और सफ़ेद फूल सारे बैगनी, और सेकंड में जब उन्होंने उगाया तो अभी मैंने बताया 705 बैगनी 224 सफ़ेद, तो 3.15:1। चौथे में 1181। फिर उन्होंने उनकी फली मतलब फ्रूट्स पे देखा। पांचवें प्रैक्टिकल में उन्होंने उसके फिर से जो फलियां थी मतलब फ्रूट्स थे उनको किया। 6 प्रैक्टिकल में उन्होंने फूल के ऊपर उनका चेंजेस देखा और सातवें प्रैक्टिकल में उन्होंने तने के बारे में देखा। प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण कांस्टेंट थे, दूसरी पीढ़ी में वो चेंज होते गए। तो मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों जैसे फूलों के रंग बैगनी और सफ़ेद में एक हावी होता है और दूसरा दब्बू होता है।
हावी गुण को प्रभावी मतलब डोमिनेंट कहते हैं और दब्बू को अप्रभावी मतलब रेसेसिव। क्योंकि डोमिनेंट जब होता है, कोई भी एक गुण जब डोमिनेंट होता है तो दूसरा गुण रेसेसिव हो जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता, चाहे वो बीज में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो तने में हो, चाहे वो पेड़, चाहे वो फ्रूट में हो। तो जो भी एक गुण होगा, एक डोमिनेंट हो जाता है, दूसरा रेसेसिव हो जाता है। तो जब डोमिनेंट वाला गुण जब आता है ना, तो दूसरा रेसेसिव बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, वो अब पूरी तरीके से अब्सेंट होता है फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में वो दोनों कुछ कुछ परसेंटेज से दिखाई देते हैं। फूलों के रंग के मामले में बैगनी रंग डोमिनेंट रहता है और वाइट रंग रिसेसिव। जब किसी बीज में बैगनी और सफ़ेद दोनों कारक होते हैं तो फूल का रंग बैगनी हो जाता है, क्योंकि बैगनी रंग सफ़ेद को दबा देता है। क्यों? क्योंकि बैगनी डोमिनेंट हो जाता है और वाइट रिसेसिव हो जाता है। तो सफ़ेद फूल आने के लिए ये ज़रूरी है कि जो बीज हम बोएं वो वाइट वाले फूल के ही हों, तो वो फर्स्ट जनरेशन में पूरा वाइट ही रहेंगे। अब कई पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को करने के बाद उन्होंने बहुत डिफरेंट जो रिजल्ट्स थे वो उनको मिला। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए 2 फैक्टर होते हैं और रिप्रोडक्शन के दौरान हर जनन के ये दोनों कारक में से एक कारक ही संतान को मिलता है। इस प्रकार संतान के कारकों में एक नया जोड़ा बनता है। विपरीत गुणों के जोड़ी कारकों में से एक रेसेसिव और दूसरा प्रभावी होता है। जैसे कि हम अगर देखें तो ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। कैसे? अगर आपके दादा का आँखों का कलर अगर कुछ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फादर को आएगा। तो वो फर्स्ट जनरेशन हुए तो उनका वो सही रहा, बट सेकेंड जनरेशन मतलब वो आप हुए तो आपके आई का जो कलर है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपके फादर में वो आई के कलर वाला जो फैक्टर था वो रिसेसिव था एंड प्लेन कलर का जो आई का जो नॉर्मल कलर था वो डोमिनेंट था। मे बी वो आपके मदर के साइड से आए लेकिन वो डोमिनेंट था। लेकिन सेकेंड जनरेशन जो कि आप हुए तो इससे वो रिसेसिव वाला जो फैक्टर था वो डोमिनेंट हो गया। तो मेंडल के द्वारा पहली पीढ़ी को शुरू इस प्रकार किया गया। शुद्ध बैगनी और सफ़ेद फूल के लक्षण के कारक जोड़ी में होंगे, जिसे इस प्रकार दर्शाया गया। पर्पल को कैपिटल VNV एंड वाइट को स्मॉल VNV। तो इस लक्षणों के जनकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार दर्शाया गया VNV एंड स्मॉल v। ओके, तो अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जो बॉक्स है इस प्रकार के फिर धीरे धीरे जोड़े उन्होंने बनाए। मतलब अपने प्रैक्टिकल्स को जब उन्होंने अब पेपर पे उतारा या किसी और को समझाने के लिए या अपने प्रयोगों को आगे के वैज्ञानिकों को देने के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके से उसको लाइन आउट किया। तो पहली पीढ़ी के पौधे VV कारक होंगे, क्योंकि कारक के जोड़े इस प्रकार बनेंगे। पहली पीढ़ी से यानी द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे के बीजांड और परागकण इस प्रकार दर्शाए गए। पहली पीढ़ी में नॉर्मल VNV। देन सेकेंड पीढ़ी के द्वितीय पीढ़ी के जो पौधे थे उसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल। जैसे कि हमने बताया बैगनी डोमिनेंट होता है और वाइट रिसेसिव, तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव यानी 25% पौधे पहली पीढ़ी के बैगनी फूल वाले जनक पौधों के समान और 25% पौधे पहली पीढ़ी के सफ़ेद फूल वाले के समान होते हैं और बाकी जो है वो द्वितीय के जैसे मिलेंगे। जैसे इसमें है ये पहली पीढ़ी VNV मतलब एक ही कलर, बैगनी है तो बैगनी और वाइट है तो वाइट। अब जो सेकेंड रहेगा सेकेंड जनरेशन का उसमें जो होंगे उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। ये कैपिटल V है, मतलब अगर बैगनी है तो वो पूरे बैगनी ही फूल खिलेंगे, वाइट है तो ये वाइट रहेंगे। लेकिन ये जो है ये 50% बाकी बचे हुए पौधे हैं जिनमें की चेंजेस दिखाई देंगे सेकेंड जनरेशन में। तो मेंडल ने इस प्रयोग को विषम रूप कारक हेट्रोजाइगोस फैक्टर कहा और
जो सेम है, जो बैगनी के बैगनी फूल ही रहते हैं, उसे समरूप कारक होमोजाइगोस फैक्टर। और जो विषम है, मतलब एक कैपिटल वी, एक बैगनी और एक वाइट फूल जो कि मिक्स होंगे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव में, उसे कहा हेट्रोजाइगोस फैक्टर। तो मैं अब आता है मेंडल का लॉ। सो व्हाट इज़ द मेंडल्स लॉ? मेंडल ने अपने अनुमान और सारे प्रैक्टिकल्स ये पता लगाया कि परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। परागकण और बीजांड, परागकण मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बीजांड मतलब फीमेल, किसमें? प्लांट्स में। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं जब बनते हैं। हालांकि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब द्विलिंगी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं उनमें, मेल और फीमेल दोनों। तो जब ये बनते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यानी सफ़ेद या बैगनी फूल वाले मटर के पौधों के युग्मक मतलब बीजांड या परागकण में एक बैगनी कारक या एक सफ़ेद कारक होगा। बीजांड और परागकण के मेल से बने बीज में रंग के दो कारक होंगे। ये दोनों बैगनी या दोनों सफ़ेद या एक बैगनी या एक सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो मेंडल के अनुसार युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं और यही पृथक्करण मेंडल के पृथक्करण का नियम है। मेंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ नहीं किया, उन्होंने ये देखने की कोशिश भी की कि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण किया जाए तो क्या होगा। वो देखना चाहते थे कि क्या 2 या 3 से गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं। तो मेंडल ने वंशागति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विपरीत और समान गुणों के कारक के जोड़े संबंधी अध्ययन किए। उसके अनुसार आनुवांशिकी के आधार पर ये बने, पर उनके जीवन काल में इसको कोई समझ नहीं पाया। जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल्स किए थे, ये समझाया था कि मेल और फीमेल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, और जब नया ऑर्गेनिज्म या नए पौधे बनते हैं तो ये दोनों में से कोई एक फैक्टर उनको मिलता है और फिर वो अलग होते हैं, सेम नहीं होते एज अ फर्स्ट जनरेशन, वो सेकंड जनरेशन में चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें वो अपने टाइम पे उन्होंने समझाना चाहता, पर उन्हें इस चीज़ को किसी ने समझा नहीं। उनके जाने के बाद 30 साल बाद इस चीज़ को समझा गया और इस चीज़ को अप्रिशिएशन मिला, सराहा गया। अब हम जानते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ मेंडल के जो नियम होते हैं वो सेम टू सेम लागू नहीं होते। जैसे कि अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में जिनमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं होते, सरसों में गुणसूत्र का 4 गुणित समूह होता है, तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणसूत्र के समूह होते हैं जिनमें एक ही या एक से ज़्यादा प्रभावी कारक होता है। तो ये कई जगह सेम टू सेम ये अप्लाई नहीं हुआ। मेंडल का जो नियम था ये सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ये हर जगह अप्लाई नहीं हुआ। तो जैसे जैसे कारक होते गए, ये उन्होंने पहले पौधों में बताया। अब आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी एक फैक्टर के द्वारा ही होती है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। So if you have any query and doubts, please comment on the video and please subscribe it.